प्यारे बच्चों नमस्कार। पाठ की महत्वपूर्ण बातों को आज जानने का प्रयास करें। हम अभी तक के कालखंड में बच्चों मानव संसाधन अध्याय 5 भूगोल की इस कालखंड में इस विषय से इस टॉपिक से बंधे रहे हैं, परंतु आज ये पाठ समाप्त हो गया है। तो मैं आपको इस पाठ में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की ओर ध्यान चाहूँगा बच्चों। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 71 निकालिएगा। पृष्ठ क्रमांक 71 और 71 में हम जानते हैं कि इस पाठ के ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे हमें भी जानने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए अपनी पाठ्य पुस्तक खोल के आप भी देखें और वहाँ से हम पृष्ठ 71 पर चर्चा करते हैं। ये कह रहा बच्चों, जनगणना नहीं होने पर क्या होगा? साक्षरता में वृद्धि नहीं होगी, रोजगार के साधन कम हो जाएंगे, कृषि नहीं होगी या लोगों के विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। कौन सा घ नंबर सही है? लोगों के विभिन्न प्रकार के आंकड़े की जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। दूसरा प्रश्न कह रहा है 2011 में भारत का लिंगानुपात 940 है। इसका आशय है कि सही उत्तर क्या है बच्चों? लिंगानुपात कम है। क नंबर इसका सही उत्तर है। सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग है। कौन सा वर्ग? बालक वर्ग है क्या? नहीं। वृद्ध वर्ग? नहीं। कौन सा वर्ग? ख युवा वर्ग। ये सबसे क्रियाशील है। साक्षरता दर में वृद्धि होना किसी देश के लिए अच्छा है, अच्छा नहीं है, ना तो अच्छा है ना बुरा है, कभी अच्छा तो कभी बुरा है। क्या होगा? साक्षरता दर में वृद्धि होना किसी भी देश के लिए क नंबर का उत्तर सही है, अच्छा है। एक भारतीय की तुलना में एक अमेरिकी संसाधनों का उपभोग करता है। ये लिखा है 300 गुना लिखा है, पर ये 300 गुना नहीं बच्चों, 3 गुना है ना। 3 गुना मतलब जो हमारे भारत में उपयोग होता है उससे 3 गुना ज्यादा अमेरिकी लोग संसाधनों का उपयोग करते हैं। फिर कहता है निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दें, कह रहा है। चलिए इस पाठ में बच्चों जो जो महत्वपूर्ण बातें मैं उसी पर फोकस कर रहा हूं, आप भी जरा देखने का प्रयास करिएगा। जनगणना से कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं? तो बच्चों जनगणना से हमें बहुत सारे आंकड़े प्राप्त होते हैं, जैसे क्या? लोगों की कुल संख्या, महिलाओं और पुरुषों की संख्या, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, अलग अलग आयु वर्ग के लोगों की संख्या, ग्रामीण एवं नगरीय वितरण कितने हैं। ये सभी जानकारी हमें जनगणना के आधार पर ही आंकड़े प्राप्त होते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है? प्यारे बच्चों जनगणना के आंकड़े हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि किसी देश, किसी राज्य, किसी जिले या किसी गांव या किसी शहर में कुल कितने लोग रहते हैं, इनकी जानकारी हमें जनगणना के आधार पर ही प्राप्त होता है। कितने लोग साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, आयु वर्ग की संख्या में हम देखते हैं बाल वर्ग कितना, युवा वर्ग कितना, वृद्ध वर्ग कितना। ये पूरी जानकारी और पूरे आंकड़े बच्चों हमें कहां से? जनगणना के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। फिर तीसरे नंबर का प्रश्न ध्यान चाहूंगा, किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर क्या होगा? तो बच्चों किसी देश में लिंगानुपात कम होने पर वहां आपराधिक मामले भी बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं वहां ये बात साबित होगा कि वहां स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है और वह देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आ सकता, क्योंकि जब तक लिंगानुपात बराबर नहीं होगा। हम आज महिला और पुरुष को कहते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू हैं, तो जितने पुरुष हैं महिलाओं में भी लगभग समानता होनी चाहिए, तब किसी देश का विकास संभव हो सकेगा। चौथा प्रश्न देखिएगा, 2011 में भारत का लिंगानुपात 940 है, किंतु 0 से 6 आयु वर्ग में यह 914 है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? ऐसा प्रश्न कह रहा है बच्चों। तो यहां पर देखते हैं इसके कारण वहां की बालिकाओं व महिलाओं के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया होगा, जिसके कारण वे कम जीवित रहें या फिर पैदा होने के पहले उनकी हत्या कर दी गई होगी, इसलिए यह स्थिति निर्मित हो रही है। पांचवें प्रश्न पर चर्चा करें, भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, इसके क्या कारण हैं? तो भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम होने के बहुत सारे कारण हैं।
एक तो देखते बच्चों सामाजिक जागरूकता का अभाव है। हमारे समाज में हम समानता की बात तो करते हैं, मगर समाज में आज भी महिला और पुरुष के बीच भेदभाव का दृश्य परिलक्षित होता है। फिर हमारे यहाँ एक चीज और देखते बंधु, रूढ़िवादी और अंधविश्वासी परंपराएं, यह भी एक कारण है हमारे देश में महिलाओं का कम होने का। फिर गरीबी के कारण, इसके कारण भी हो रहा है, नजदीक में शिक्षा केंद्र का न होना, यह भी एक कारण है। फिर हमारी रूढ़िवादी अंधविश्वासी परंपराओं की हम बात करें तो आज देखा जाता है हर घरों में कहीं ना कहीं एक सोच समाज में देखने को मिलता है कि अगर बालक होगा तो यह हमारा उत्तराधिकारी होगा, जबकि बेटी पराई धन है। एक ऐसी सोच कहीं ना कहीं महिलाओं की संख्या को भी कम कर रहा है। हमारी ये रूढ़िवादी परंपराएं भी इसके लिए उतना ही दोषी है। फिर कहता है बढ़ती हुई जनसंख्या ही पूरे विश्व के विकास में बाधक है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं बच्चों? चलिए इस पर आप भी अपना दिमाग लगाइएगा कि वाकई विचार करें, बढ़ती हुई जनसंख्या क्या पूरे विश्व के विकास में बाधक है कह रहा है? तो हम देखते हैं नहीं, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं। बढ़ती हुई जो संख्या वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्र में भूमि का विभाजन अधिक होने लगा है, कुछ हद तक ये सही है। फिर हम देखते हैं इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खाद्यान्न की समस्या भी उत्पन्न होने लगी है, यह भी एक समस्या आ रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण रोजगार की कमी होने लगी है, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, उसके कारण संसाधनों की कमी होने लगी है। कहीं ना कहीं ये चीजें ध्यान में तो आने लगा है। परंतु अगर इस बात से हम और भी विचार करें, देश का आर्थिक विकास करके बढ़ी हुई जनसंख्या के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए बच्चों निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। कृषि क्षेत्रों में सुधारात्मक उपायों को अपनाकर उत्पादकता में वृद्धि के प्रयास किए जाने चाहिए। फिर औद्योगिक ढांचे को उन्नत बनाकर देश को उत्पादन क्षमता को बढ़ावा दिया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। फिर संचार साधनों और परिवहन सुविधाओं को बढ़ाकर देश की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। बच्चों इस तरह से अगर प्रयास किया जाए तो कहीं ना कहीं ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो अभिशाप नहीं बनेगा, बल्कि उसके समस्या के बीच हम समाधान निकालने का प्रयास करें। फिर कहता है 2007वां प्रश्न, 2011 में रायपुर शहर में पुरुषों की संख्या कितना बता रहे बच्चों? 5,18,611 एवं महिलाओं की संख्या 4,91,822 है। रायपुर शहर का लिंगानुपात क्या होगा? तो बच्चों यहां से हम विचार करें कि आखिर इसमें लिंगानुपात क्या होगा। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये इसका आप लिंगानुपात निकालिए कि आखिर 1000 के पीछे कितनी महिलाएं हैं। आप इसको टोटल पुरुषों की संख्या में प्रति 1000 पर आप कितनी महिलाएं हैं, इसका आपको आंकड़ा निकालने आना चाहिए। ये आपका गृह कार्य होमवर्क, और नहीं समझ आए तो मुझे पूछिएगा। बच्चों इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ यह कालखंड समाप्त हुआ और ये पाठ पूरी तरह से समाप्त होता है। अगले कालखंड में एक नई विषय, नई जानकारी के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। अभी तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।